इतिहास की साक्षी। मेरी यात्रा की हकीकत विस्तार से आपने सुनी। इस हकीकत के साथ मेरे तीर पर चलते हुए आपको बहुत आनंद हुआ होगा। अपनी यात्रा का वर्णन करते करते मेरे दिमाग में अनेक पुरानी स्मृतियां उभर आई हैं। उन घटनाओं को एक एक कर आप सुनते जाएं तो आप कभी रोमांचित हो उठेंगे और कभी गदगद हो जाएंगे। कपिल मुनि द्वारा मुझको दिए गए शाप और बाद में राजा रतिदेव के ग्वावलंब यज्ञ के कारण मेरे उद्धार की कहानी आप पिछले पाठ में सुन ही चुके हैं। राजा रतिदेव को कितनी ही बार अपने तीर पर देखकर मैं धन्य हो गई और उनके द्वारा किए गए ग्वावलंब यज्ञ की घटना मेरे मानस पटल पर आज भी ताजी है। सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जिसके प्रभाव को देखकर लोगों ने उसे विक्रमादित्य अर्थात सूर्य के समान तेजस्वी कहना शुरू किया था, मैं अनेक बार देख चुकी हूँ। उसकी मानवता की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसके समय में विदेशी शकों के अनेक आक्रमण मालवा पर हुए। उन क्रूर आततायी शकों के साथ चंद्रगुप्त की भयंकर लड़ाई मेरे तीर पर हुई। विक्रमादित्य की सेना ने शकों को पूर्णतया पराजित करके ही दम लिया था। शक सैनिकों की लाशें ही लाशें मेरे पाट पर तैर रही थी। उनके रक्त से मेरा पानी इस कदर लाल हो गया था जैसे किसी ने सिंदूर के बोरे भर भर कर मेरे पानी में उड़ेल दिए हों। अंत में वह शकों को देश से बाहर भगाने में सफल हो गया। उसके इस अभियान के कारण उसे शकारी अर्थात शकों का शत्रु यह नई उपाधि दी गई। इस विजय के उपलक्ष्य में मेरे तट पर एक विशाल विजयोत्सव मनाया गया। तब वहां सम्राट विक्रमादित्य के दर्शन करके मैं कृतार्थ हुई। पृष्ठ संख्या 33। महापराक्रमी राजा भोज और महाकवि कालिदास को तो मैं आज तक नहीं भूली। भोजराज के चाचा राजा मुंज का नाम इतिहास में बहुत आदर से लिया जाता है। भोजराज की भांति वह अपने शौर्य और विद्या प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरी ही घाटी में बसी धारा नगरी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। 60 वर्ष तक उन्होंने मालवा पर राज्य किया। इस काल में उसने औरों को लूटा तथा औरों ने उसे लूटा। इस लूट मार तथा आक्रमण प्रत्याक्रमण से मालवा प्रदेश रक्त रंजित होता रहा। धारा नगरी का वैभव धीरे धीरे जाता रहा और एक समय सब शत्रुओं ने मिलकर भोजराज पर आक्रमण कर दिया। मेरा घाटी प्रदेश उनकी असंख्य घोड़ों की टापों से थरथरा गया। बुढ़ापे में भी तलवार का जौहर दिखाकर दुश्मनों को नाको चने चबवाए। फिर एक बार मेरा पानी लाल हो गया। शीश कटे हजारों सैनिकों के धड़ों ने मेरा पाट ढक दिया, पर विजय शत्रुओं की ही हुई। उनकी विजयी सेना ने मुझे लांघकर भोजराज की राजधानी को बड़ी बुरी तरह से लूटा। लड़ते लड़ते थके मांदे भोजराज को मैंने अपनी आंखों से देखा। उनकी दशा निहारने के लिए मन को पत्थर सा कठोर बनाना पड़ा। उसकी स्मृति आज भी ताजा है, जो भुलाए नहीं भूलती। हूणों को पराजित करने के बाद सम्राट हर्ष जब दक्षिण में पुलकेशी से लोहा लेने के लिए अपनी अपार सेना लेकर राज्य से बाहर निकला तो एक रात उसकी सैनिक छावनी का डेरा मेरे ही तट पर पड़ा था। अगले दिन सुबह की ही बात है। हर्ष के आगमन की सूचना पाकर गांव का सरपंच उसके स्वागत के लिए आया। उसने सम्राट के गले में पुष्पहार डालकर हीरे की अंगूठी भेंट में दी। वह उंगली में पहनते हुए हाथ से भूमि पर गिर पड़ी। यह देख सेनापति सिंहनाथ का मन शंकित हो गया और वह बोला, महाराज, आपके हाथ से अंगूठी गिरी, यह तो बहुत बुरा अपशकुन हुआ। शशांक से होने जा रहे युद्ध में ऊंट किस करवट बैठेगा, समझ में नहीं आ रहा। किंतु सम्राट हर्ष बहुत बड़ा दृष्टा था। अंगूठी ऊपर उठाकर वह बोला, यह अंगूठी बड़े शुभ शगुन की है। जिस प्रकार इसकी छाप इस जमीन पर उभरी है, उसी प्रकार मेरी ख्याति भी सारे देश भर में फैलेगी। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सेनापति, तुम जानते ही हो कि आज तक हम एक भी युद्ध हारे नहीं हैं और
जिस दिन भी मैं हार गया तो समझ लो कि मेरी मौत हो गई। पृष्ठ संख्या 34। इस पृष्ठ में एक चित्र में दिखाया गया है कि सम्राट हर्ष ने गिरी हुई अंगूठी जब हाथ में ली और कहा, शेर एक बार अपनी ही मौत मरता है, यह याद रखो। सम्राट के इस शौर्य भरे उत्तर से सैनिकों की हिम्मत दुगनी हो गई और बड़े जोश तथा उत्साह के साथ उसकी सेना ने आगे कूच कर दिया। कहना न होगा कि पुलकेशी के साथ भयंकर घोर रण संग्राम में विजय हर्ष की ही हुई। गुजरात के प्रसिद्ध नरेश सिद्धराज सोलंकी का नाम सबने पढ़ा या सुना ही होगा। उसकी तलवार के जौहर की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। मालवा नरेश नरवर्मा के साथ उसका आए दिन युद्ध होता था। अनेक लड़ाइयां मेरे तीर पर हुई। इनमें से एक भयंकर युद्ध में राजा नरवर्मा मारा गया। उसका दाह संस्कार मेरे ही तट पर किया गया था, मुझे याद है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के क्रूर सेनापति मलिक काफूर ने मालवा पर अधिकार करने के लिए अपने विनाशकारी कदम मेरी राह की ओर बढ़ाए। मेरी घाटी एक बार पुनः थर्रा उठी। रणचंडी ने भयानक तांडव नृत्य किया। विजय का सेहरा काफूर के सिर पर बंधा और मालवा में हिंदू राज का अंत हो गया। धारा नगरी के पास मांडवगढ़ में अफगान सुल्तानों की हुकूमत स्थापित हुई। तत्पश्चात उज्जैन उनके अधिकार में चला गया। पृष्ठ संख्या 35। मैंने मालवा के सुल्तानों तथा दिल्ली की शाही सेना के बीच कई लड़ाइयां अपने तीर पर होती हुई देखी और कई संधियां भी। एक और दुखद घटना मुझे स्मरण आती है और वह है अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक अबुल फजल की निर्ममता से हत्या। इस घटना की याद आते ही मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकबर के राज्यकाल में ही उसका बेटा जहांगीर अर्थात शहजादा सलीम बादशाह बनने के सपने देख रहा था, जिसमें अकबर के साथ ही मंत्री अबुल फजल भी बाधक था। वह सलीम की प्रत्येक हरकत को बहुत संदेह की दृष्टि से देखता था। आखिर तंग होकर उसने फजल को अपने रास्ते से हटाने का निश्चय कर डाला और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। उन दिनों वह इलाहाबाद का शासन प्रबंध अपने हाथ में लेकर राज्य करता था। यह बात अकबर और फजल को पसंद न थी। सन 1600 में अबुल फजल दक्षिण में हुए विद्रोह को पूरी तरह से कुचलकर वापस लौट रहा था। सलीम ने योग्य अवसर समझकर अपने दरबार में रह रहे ओरछा के राजा वीर सिंह देवजू को फजल की हत्या करने का काम सौंपकर उचित पुरस्कार देने की पेशकश की। राजा मान गया। ओरछा का प्रदेश पहाड़ों और घने जंगलों से व्याप्त है, जिसमें से होकर दक्षिण से लौटते हुए अबुल फजल का मार्ग निकलता था। जब वह मेरी बहन शिप्रा के तट पर स्थित उज्जैनी नगरी में पहुंचा तो उसे इस षड्यंत्र की सूचना मिली, जिस पर उसने विश्वास नहीं किया। फजल को उसके साथी मित्रों तथा सरदारों ने ओरछा मार्ग से जाने में छल कपट होने की बात बार बार कही, पर वह न माना। उसने अपने सभी सरदारों को सेना के साथ आगे भेज दिया और स्वयं अपने अलग मार्ग से आगे बढ़ा। मेरे नजदीक ग्वालियर से लगभग 23 किलोमीटर दूर आंतुरी में अपने विश्राम के लिए डेरा डाला। इसी स्थान पर वीर सिंह के आदमी घात लगाए बैठे थे। 12 अगस्त सन 1602 ईस्वी के दिन तंबू में घुसकर हत्यारों ने निद्रा अवस्था ही में अबुल फजल को मार डाला और उसका सिर काटकर सलीम के पास इलाहाबाद भेज दिया। अबुल फजल की छोटी सी कब्र आज भी आंतुरों में सुरक्षित है। पृष्ठ संख्या 36। और कुछ ही वर्ष बाद औरंगजेब ने अपने किसी भी भाई को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। अपने छोटे भाई के अत्याचार से तंग आकर दारा शिकोह भाग निकला और बुंदेलखंड के राजा चंपत राय की शरण में जा पहुंचा। चंपत राय ने उसे शरण दी और सहायता के लिए सेना तैयार की। यह सूचना मिलते ही औरंगजेब ने बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी।
मुगल सेना मुझ जैसी तेज और खतरनाक नदी को इतनी जल्दी पार कर लेगी, इसकी मुझे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी। खैर, मैं इस झगड़े में तटस्थ रहना चाहती थी, किंतु नसीब में खून खराबा देखना जो लिखा था वह कैसे टलता भला। वह अमावस की रात थी। घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। आकाश भी घने बादलों से पट गया था। तूफान जोरों पर था। तेज हवा के थपेड़े मेरी लहरों को उछाल रहे थे। औरंगजेब ने कुछ देर खड़े रहकर मेरी उफनती हुई शक्ति का अनुमान लगाया और तुरंत ही मेरे पाट पर नावों का पुल बांधने का सैनिकों को आदेश दिया। मैं चुपचाप देखती रही। सैनिकों ने रातों रात मेरे प्रवाह पर नावों का पुल बनाकर मेरे प्रवाह को पार किया और चंपत राय के राज्य में कदम रखा। 5000 की सेना थी, लेकिन चंपत राय असावधान न था। मुगल सेना ने मेरे दूसरे किनारे पर अभी पैर रखे ही थे कि न जाने वीर बुंदेल सैनिक कहां से आ टपके और मुगलों से भिड़ गए। देखते ही देखते मौत का बाजार गर्म हो उठा। एक एक बुंदेला 4-4 सिपाहियों के लिए भारी पड़ गया। कुछ बुंदेलों ने अंधेरों में चुपके से आगे बढ़कर नावों को आग लगा दी। देखते देखते सूखे तिनकों की तरह नावें जलकर राख का ढेर बनकर पानी में बिखर गई। ऐसा लगा जैसे किसी जादूगर ने पानी में ही आग लगा दी हो। औरंगजेब की सारी सेना नष्ट हो गई। वह हाथ मलते हुए आगरे के किले की ओर लौट गया। आज भी वीर चंपत राय की गौरव गाथा कहते हुए मेरी लहरें मारे खुशी के उछल उछल पड़ती हैं। ऐसी ही एक कराल रात्रि और स्मरण हो आई। बहुत ही भयंकर और भयानक थी वह। यह सन 1792 की बात है। बादशाह शाह आलम को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाकर महादजी सिंधिया को किसी महत्वपूर्ण कार्य से पूना जाना पड़ गया। पृष्ठ संख्या 37। इस अवसर का लाभ सिंधिया के दुश्मन इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के बिगड़े हुए नौजवान औरस पुत्र मल्हार राव होलकर ने उठाने की सोची। वह उस समय दक्षिण में था। किसी स्थान पर पराक्रम दिखाकर सिंधिया से अपमान का बदला लेने की उसकी दृढ़ महत्वाकांक्षा जागी। महादजी पूना में है, यह समाचार पाते ही वह तूफानी गति से उत्तर की ओर बढ़ा और सिंधिया के राज्य में उत्पात मचाना प्रारंभ किया, जिससे जनता तंग आ गई। इस उत्पात का समाचार पाते ही महादजी ने अपने सेनापति राणे खां को संदेशा भेजकर मल्हार राव पर आक्रमण करने का आदेश दिया। घोर अंधेरी रात का लाभ उठाकर उसने मेरी तेज धारा को लांघकर मालवा पर चढ़ाई की। सेनापति राणे खां सावधान था और मल्हार राव के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। मल्हार राव के आगे बढ़ते ही राणे खां ने उसे लाखेरी की पहाड़ियों में धर दबोचा। इस भयंकर मार्ग से होलकर के सैनिक हड़बड़ा गए। ऊपर से तेज गर्मी, कुछ मारे गए और कुछ प्यास की बलि चढ़ गए। होलकर की बची कुची सेना ने भागकर मुझे पार करने की कोशिश की, पर मेरी तेज धारा में सैकड़ों सैनिक बह गए। अनेक तोपें मेरे गहरे पानी में समा गईं। अगले दिन सुबह मल्हार राव होलकर रणक्षेत्र से 1.5 कोस दूर एक पोखर के पास नशे में धुत पड़ा मिला। यशवंत राव होलकर तथा दौलत राव सिंधिया के बीच धौलपुर के निकट अपने तट पर एक भयंकर युद्ध मैंने देखा। इसमें दोनों पक्षों की ओर से फ्रेंच सैनिक दोस्तों ने भाग लिया। यशवंत राव की तलवार का जौहर मैंने तभी देखा और मैं गदगद हो गई। भले ही विजय सिंधिया की हुई। मराठों और कोटा के राजाओं के बीच छल कपट की कहानी को भी मैं अच्छी तरह जानती हूं। अनेक युद्धों में मनुष्य के रक्त से कई बार मेरा पानी लाल हो चुका है। इतिहास की इन आंखों देखी घटनाओं ने मेरा हृदय जख्मी कर डाला है, पर मेरे आंसू किसने पोंछे हैं भला। सन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के नेता तात्या टोपे को अपने तीर के घने बियावान जंगलों में देखने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसका वह तेजस्वी चेहरा आज तक मेरी आंखों में समाया हुआ है। उस आजादी के दीवाने को मैं कैसे भूल सकती हूं।
मेरे भयानक भीड़ों में आश्रय लेकर कई रातें गुजारी हैं। पृष्ठ संख्या 38। स्वतंत्रता युद्ध में असफल होकर भागे हुए नाना साहब पेशवा को पुनः मैंने अपने तीर पर साधु वेश में देखा था। क्या आप विश्वास करेंगे इस अपरिचित घटना प्रसंग पर? फिर जब चंद्रशेखर आजाद को देखा तो जैसे मेरा सपना साकार हो गया। मेरा रोम रोम हर्ष से भर उठा। पर जब उसे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरतापूर्वक बलिदान हो जाने की कहानी सुनी तो दिल धक से रह गया। उसी दिन मेरी आत्मा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब अंग्रेजों के भारत के दिन पूरे हो चुके हैं। निकट भविष्य में उन्हें भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हजारों देशभक्त शहीदों के आत्मत्याग और बलिदान से जब भारत को आजादी मिली तो मेरा मन खुशी से पागल हो गया। आजादी भी एक तरह की धुन और पागलपन ही है। पृष्ठ संख्या 39। मेरा परिवार। अपने जीवन का परिचय देने के साथ साथ मुझे अपने परिवार के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देना आवश्यक प्रतीत होता है। यूं देखा जाए तो मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा नहीं, अपितु छोटा सा है। यह धरती मेरी मां और पिता विंध्याचल पर्वत है। शिप्रा, पार्वती और काली सिंध ये मेरी लाडली बहनें हैं, तो बनास नदी मेरी सहेली है। मेरी बहन शिप्रा नदी का जन्म विंध्य पर्वतमाला से लगे मालवा के पठार में हुआ है। अपने जन्म स्थान से निकलकर वह पहले उत्तर दिशा में बहती है। इस समय इसका प्रवाह बहुत तेज बहता है। लगभग 133 किलोमीटर उत्तर दिशा में बहने के बाद शिप्रा पूर्व में मुड़कर रतलाम और उज्जैन जिलों में प्रवेश करती है। यहां उसका प्रवाह शांत तथा गंभीर है। इसका पाट बहुत विस्तृत फैला हुआ है और छोटे से सागर की भांति दिखाई देता है। इसी शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन का प्रसिद्ध नगर बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम उज्जैनी तथा उससे पहले अवंतीपुर था। उज्जैन नगर हमारे देश के अति पवित्र 7 नगरों में से एक है। एक समय यह अवंती राज्य की राजधानी थी। आज भी वह मालवा प्रांत के प्रमुख नगरों में गिना जाता है। उज्जैनी नगर ने सर्वोच्च वैभव तथा विपदा दोनों ही अपनी आंखों से देखे हैं। प्रद्योत, नंद, मौर्य, शुंग, मालव, शक, वाकाटक और परमार जैसे श्रेष्ठ राज्य कुलों के साम्राज्य यहीं पर जन्मे और पल्लवित हुए थे। हूणों जैसे बर्बर लुटेरों की क्रूरता भी शिप्रा नदी ने अनुभव की। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन वैभव चिन्हों के साथ साथ आधुनिक चिन्हों के भी दर्शन हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 40। उज्जैनी नगर से 26 किलोमीटर दूर 16वीं शताब्दी में निर्मित कला के दर्शन कराने वाला कालियादर महल है। यह महल शिप्रा के चारों ओर घिरे पानी के मध्य भूभाग पर बना हुआ है। नगर में विद्यमान कला संस्कृति विक्रमादित्य के समय की है। विक्रमादित्य संस्कृत का विद्वान और प्रसिद्ध नरेश था। मालवा के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उसी ने अपने बाहुबल से शकों का विनाश किया। उसके राजदरबार के नवरत्नों में से एक जगत प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का निवास बहुत काल तक इसी उज्जैनी में रहा। उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध मेघदूत नामक महाकाव्य में बारंबार शिप्रा नदी की शोभा का सुंदर वर्णन मिलता है। शिप्रा नदी का तट उन्हें बहुत भाता था। इस तट पर बैठकर उन्होंने अनेक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जिनका साहित्य में बहुत महत्व है। उज्जैनी केवल एक ऐतिहासिक नगर ही नहीं, अपितु वह एक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र भी है। काशी के विश्वनाथ की भांति उज्जैनी के महाकालेश्वर शिवजी की महिमा भी बहुत महान है। महाकालेश्वर भारत के सुप्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर आज भी शिप्रा के तट पर खड़ा शिवजी की लीला सुना रहा है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए हजारों भक्तगण देश के कोने कोने से हर वर्ष आते हैं।
ऐसी है मेरी बहन शिप्रा। अपने उद्गम स्थान से 306 किलोमीटर की यात्रा करके मालवा में रतलाम के निकट वह मुझ में आ मिलती है। मेरी दूसरी बहन पार्वती नदी का जन्म भी मालवा के पठार में ही हुआ है। पठार से निकलकर वह बड़े तीव्र वेग से पूर्व की ओर बहती है। कुछ दूरी तक उसका प्रवाह बहुत तेज रहता है। नाहरगढ़, भंवरगढ़ और समगढ़ जिलों को बड़ी फुर्ती से नापती है। करीब करीब 233 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़ती है। तब कहीं उसका प्रवाह कुछ धीमा पड़ जाता है। पार्वती नदी के किनारे पर बसा कौड़ावर गांव नरसिंहगढ़ के जिले में पड़ता है। वहां पर एक देशी राजा का राज्य था। 15वीं सदी में मेवाड़ जिले के ऊंट हाँकने वाले उन्मत्त राजपूत यहां आकर बस गए थे। जब मुगलों की राज सत्ता चरमराने लगी तो राजपूतों के प्रमुख नेता मोहन सिंह और परसराम ने राजगढ़ और नरसिंहगढ़ में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए और राज करने लगे। बाद में मराठों ने वहां पर अपना झंडा लहराया। पृष्ठ संख्या 41। इसी नदी के तट पर स्थित हवन गांव के निकट रघुगढ़ के महल और उसके परकोटे के खंडर दिखलाई पड़ते हैं। रघुगढ़ कछवाहा राजपूत राजाओं की राजधानी था। उन्होंने ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया का कसकर प्रतिकार किया था, किंतु अंत में सिंधिया ने उस भाग को अपने राज्य में शामिल कर लिया। नरसिंहगढ़ के जिले को पार करके पार्वती पुनः पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है। ग्वालियर से लगभग 64 किलोमीटर दूर पवाया के निकट काली सिंध नदी पार्वती से आकर मिलती है। पवाया एक छोटा सा गांव है। इसका पुराना नाम पद्मावती था। इस गांव को नागवंश और गुप्त वंश के काल में एक विशेष स्थान प्राप्त था। विष्णु पुराण, हर्षचरित, मालती माधव और सरस्वती कंठाभरण आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में इस नगरी का गौरवपूर्ण उल्लेख मिलता है। कितने ही ऐतिहासिक अवशेष आज भी इसके आसपास के क्षेत्रों में पड़े मिलते हैं। इसी पवाया के नागवंशी राजाओं ने कुषाणों से तलवार छीनकर उन्हें हतप्रभ कर दिया था और आखिर उन्हें देश के बाहर भगा दिया। इसी कारण गुप्त काल के स्वर्ण युग का निर्माण हो सका। नाग राजा शिवजी के परम भक्त थे। वे अपनी पीठ पर शिवलिंग धारण करते थे, जिससे उन्हें भार शिव कहा जाता था। जब जब वे विदेशी राजाओं को पराजित करते, तब तब विजय के उपलक्ष्य में काशी में अश्वमेघ यज्ञ करते। उन्होंने गंगा के किनारे 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। इसके कारण वहां के एक घाट का नाम भी दशाश्वमेघ घाट पड़ गया। मेरी बहन पार्वती नदी की कुल लंबाई 226 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला के दर्शन करके श्रद्धा से नतमस्तक होते हुए वह बनास नदी के संगम से दक्षिण में मुड़कर मुझसे मिलती है। उससे मिलकर मेरा रोम रोम हर्ष से पुलकित हो जाता है। काली सिंध नदी के दोनों ओर के किनारों पर बहुत घने और दुर्गम तथा भयावह जंगल फैले पड़े हैं। इन घने जंगलों में क्रूर हिंसक पशु स्वच्छंदता पूर्वक विहार करते हैं। काली सिंध विंध्याचल पर्वत के एक शिखर पर जन्म लेती है। पृष्ठ संख्या 42। उत्तर दिशा की ओर कुछ किलोमीटर चलने के बाद वह यमुना और विंध्य पठार के बीच बुंदेलखंड राज्य की पश्चिमी सीमा बन जाती है। वह पहले की दतिया रियासत को बुंदेलखंड राज्य से अलग करती थे। इस नदी के उत्तरी तट की भूमि उपजाऊ मैदान है। भारत देश के सबसे घने जंगल इसके दक्षिणी किनारे पर ही हैं। काली सिंध के तट का यह प्रदेश ईसा से 3 शताब्दी पहले सम्राट बिंदुसार के साम्राज्य का एक भाग था। ईसा की 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री होनसांग यहां आया था। उस समय यह प्रदेश जौजावती राज्य के नाम से विख्यात था। 100 साल के बाद चंदेला राजपूतों ने इस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और महोबा को अपनी राजधानी बनाया।
मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व वहां पर दिल्ली के चौहानों का राज्य था। मुसलमानों के हमलों से वह राज्य तहस नहस हो गया और डाकुओं के दलों ने जौजावती में अपना राज्य कायम किया। उन्हीं में से गढ़वा राजपूतों के राजकुमार हरदेव सिंह ने एक बूंदी दासी से विवाह कर लिया। इस कृत्य को राजपूतों ने अपनी मानहानि समझकर उसे अपनी जाति से बाहर कर दिया। वहां से निकलकर राजकुमार मध्य प्रदेश के एक छोटे से राजा के दरबार में जाकर रहा। वहां पर कुछ वर्षों के बाद राजा के लड़के ने हरदेव सिंह की कन्या से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर हरदेव सिंह एक शर्त पर अपनी कन्या का विवाह उसके साथ करने पर राजी हो गया। शर्त यह थी कि राजा और उसके दरबारी सरदार विवाह में शामिल होंगे और बूंदी दासी के हाथ से बना भोजन वह खाएंगे। अपने बेटे की जिद के कारण वृद्ध राजा को हरदेव सिंह की शर्त माननी पड़ी, किंतु दावत के समय मदिरा में अफीम मिलाए जाने के कारण सब बाराती बेहोश हो गए। उस हालत में अवसर पाकर हरदेव सिंह ने धोखे से तलवार चलाकर सबको यमलोक पहुंचा दिया और अगले ही दिन तलवार के बल पर हरदेव सिंह राजा बन बैठा। उसके लड़कों ने बुंदेलों का एक अलग राज्य स्थापित किया, इसलिए उस राज्य का नाम बुंदेलखंड पड़ा। बहन काली सिंध 237 किलोमीटर बहती है और ग्वालियर से 64 किलोमीटर दूर पवाया गांव के निकट पार्वती से आ मिलती है। पृष्ठ संख्या 43। यह तो हुई मेरी बहनों की कहानी, किंतु मेरी एक सहेली भी है। उसका नाम है बनास। कुंभलगढ़ के दुर्ग से 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के एक शिखर पर उसका जन्म हुआ। गोगुंदा पठार से आगे बहती हुई वह मैदान में जा फैलती है। वहां उसके बाएं तट पर नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर है। इसके आगे करीब 1.5 किलोमीटर तक वह उदयपुर और ग्वालियर दोनों के बीच सीमा रेखा का काम देती है। हमीरगढ़ के निकट एक बड़े पुल से वह राजस्थान और मालवा को जोड़ती है। मंडलगढ़ के निकट के पहाड़ के पास बड़ेच नदी उसमें आकर मिल जाती है। इसका उद्गम उदयपुर में अरावली पर्वत श्रृंखला की उत्तरी ढलान पर हुआ है। उसकी लंबाई 190 किलोमीटर है और गर्मियों में इसका पानी सूख जाता है। वहां से बनास नदी मेवाड़ की दिशा में थोड़ी बहने ही लगती है कि तभी देवादूर के निकट अरावली पर्वत में जन्म लेकर निकली हुई कोठारी नदी पूर्वी मैदान में 155 किलोमीटर बहकर बनास में आ मिलती है। इन दोनों नदियों के जल को लेकर बनास उत्तर पूर्व में स्थित जहाजपुर को पर्वतमाला के निकट बहती हुई राजस्थान की सीमा पार करके मध्य प्रदेश में करीब करीब 64 किलोमीटर आगे बहती हुई वह मुझ में आ मिलती है। इसकी लंबाई लगभग 470 किलोमीटर है। यही कुछ मेरा परिवार है जो मुझे जी जान से प्यारा है। पृष्ठ संख्या 44।